वेलकम बैक लॉन्डो गाइस। ओबितो की स्टोरी को थोड़ा ब्रेक लग गया है कुछ कॉपीराइट इश्यू की वजह से। वो सब थोड़े टाइम बाद ही कंटिन्यू होगा। सॉरी गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा उसे वापस लाने की। और भाइयों, हमें लास्ट गिव अवे का विनर मिल गया है। जैसे कि एडिटर ऑफ हिंदुस्तान जो कि लास्ट विनर थे, उन्होंने कमेंट नहीं किया, तो अब उनके पैसे भी नए विनर मोरल टेल्स फॉर यू भाई को मिलेंगे। इस वीडियो के 500 लाइक्स 500 रुपए और लास्ट वीडियो के 900 रुपए, तो टोटल 1500 रुपए मिलते हैं भाई को। भाई 48 घंटे से पहले इस वीडियो पर अपना मेल आईडी कमेंट कर देना। और हाँ, हमारी तरफ से आपसे कोई नंबर या OTP नहीं मांगा जाएगा, तो स्कैम से बचें। हम आपको खुद कांटेक्ट करेंगे और जो मेल आएगा वो सिर्फ वही होगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज किसी भी स्कैम में मत फंसना। और अगर कल तक इंस्टाग्राम पर 100 फॉलोअर्स पूरे हो गए तो मॉरल टेल्स भाई को पूरे 5000 रुपए का गिव अवे मिलेगा। गिव अवे चलता रहेगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना। आज भी सेम है, जितने लाइक्स उतने रुपए गिव अवे। और आज हमने ट्राई किया है नारुतो एक्सप्लेनेशन का। चौथे महान निंजा युद्ध की शुरुआत एपिसोड 329 से होती है। और भाइयों, ये सिर्फ पार्ट 1 है, बाकी के पार्ट्स भी आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एपिसोड 329 से शुरू करते हैं। एक नारुतो गलती से 4 पूंछ के मानसिक संसार में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि 4 पूंछ जंजीरों में कसी हुई थी। जैसे ही नारुतो ने उसे देखा, उसने उसका मशहूर निकनेम बोल दिया और वो तुरंत गुस्से में आ गई। 4 पूंछ ने अपना असली नाम बताया, सोन गोकू। सोन गोकू को लगा नारुतो उसकी चाकरा छीनने आया है, लेकिन उसकी बेवकूफ सी एक्सप्रेशंस और अंदर मौजूद कुरामा को देखकर उसे समझ आ गया कि ये बस गलती से यहाँ आया है। जब सोन गोकू ने अपने जैसे टेल्ड बीस्ट्स पर हुए अत्याचारों की कहानी सुनाई, नारुतो के दिल को छू गया। एक जिंचुरिकी के तौर पर उसने भी बहुत सहा है। दोनों में एक सा दर्द था और वहीं से कनेक्शन भी। उसे याद आया कि ओबिटो ने कैसे कहा था कि वो टेल्ड बीस्ट्स को बस हथियार मानता है। नारुतो को ये बिल्कुल मंजूर नहीं। वह सबको बचाना चाहता है और टेल्ड बीस्ट्स के दोस्त बनना चाहता है। ये सुनकर सोन गोकू जोर से हंस पड़ा। उसकी नजर में हर इंसान सिर्फ उनकी ताकत चाहता है। पर जब उसने नारुतो की आंखों में देखा, उसे सच्चाई दिखाई दी। तो उसने कहा, अगर सच में मदद करना चाहता है तो पहले इन जंजीरों को खोल कर दिखा। बाहर ओबिटो ने ये सब समझ लिया और प्लान बनाया कि 4 पूंछ और नारुतो दोनों को एक ही बार में अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन बाहर 8 पूंछ खींचतान करने लगा और इसी हंगामे में नारुतो होश में आ गया। वो तुरंत 9 टेल्स मोड में गया। चक्रा आर्म्स निकालकर सोन गोकू का मुंह खोलने की कोशिश की, फेल हो गया। फिर उसने दिमाग चलाया, मल्टीपल शैडो क्लोन जूट्सु। 4 पूंछ मजबूर हो गई उसे उगलने पर। लेकिन सच में चालाकी यही थी, नारुतो ने अंदर एक शैडो क्लोन छोड़ दिया था जो असली गेम चेंजर बना। सोन गोकू ने बताया, उसके गले में लगी ब्लैक रोड ही उसे कंट्रोल कर रही है, उसे निकालना जरूरी है। नारुतो ने खोज शुरू की और 4 पूंछ के दाएं हाथ पर चढ़ने लगा। बाएं हाथ से आ रहे हमले को फिर से 9 टेल्स मोड में जाकर रोका। जानता था ज्यादा देर तक ये मोड नहीं टिकेगा, तो चक्रा आर्म लंबा करके खुद को सीधा नेक तक पहुंचाया। जैसे ही वो ब्लैक रॉड निकालने लगा, ओबिटो ने चाकरा चेन से उसको पकड़ लिया। दोनों की जंग बराबरी पर अटकी थी। तभी अंदर वाला क्लोन तैयार हो गया सेज चाकरा के साथ। उसने अंदर से वायलेंट पाल्म स्ट्राइक मारी और नारुतो के साथ मिलकर आखिरकार ब्लैक रॉड बाहर निकाल दी। कुरामा ये सब देख रहा था। नारुतो ने सच में एक टेल्ड बीस्ट को आजाद कर दिया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया, नारुतो वही भविष्यवाणी वाला लड़का है जिसके बारे में रोकुडो सेने ने कहा था। वो जिसे सभी टेल्ड बीस्ट्स को सही रास्ता दिखाना है, वो जिसका इंतजार बरसों से हो रहा था। लेकिन जैसे ही ओबिटो ने देखा कि हालात हाथ से निकल सकते हैं, उसने तुरंत गेडो स्टैच्यू समन कर दी ताकि 4 पूंछ को वापस खींच ले। नारुतो ने रसेंगान मारकर रॉड के टुकड़े उड़ा दिए और चाकरा कांटेक्ट होते ही वो वापस सोन गोकू के स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंच गया। उसे लगा था कि ब्लैक रोड निकलते ही सब खत्म, जंजीरें टूट जाएंगी। पर सोन गोकू ने कहा, उसने तो बस मेथड बताया था, पूरा सॉल्यूशन नहीं। नारुतो ने कहा, फिर भी वो मदद करेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन ओबिटो अब मौका नहीं देना चाहता था, समय बहुत कम था और उसी जल्दी में नारुतो और सोन गोकू ने फिस्ट पंप किया। सोन गोकू ने अपनी थोड़ी सी चक्र नारुतो को दे दी। ये आगे चलकर नारुतो के 6 पाथ्स मोड की बुनियाद बनी। बाहर गेडो स्टैच्यू खींचते हुए 4 पूंछ को पूरी तरह निगल लेता है। उसका जिंचुरिकी का शरीर नारुतो के पैरों के पास गिर जाता है। नारुतो थक चुका है, जोर जोर से सांस ले रहा है, लेकिन ओबिटो उसे आराम करने का मौका नहीं देता। बाकी सभी जिंचुरिकी पूरी तरह टेल्ड बीस्ट में बदल जाते हैं। 5 विशालकाय टेल्ड बीस्ट काकाशी और गाय के सामने खड़े हैं। कुरामा नारुतो को बुलाता है। वो मजाक में कुछ कहता है और फिर फिस्ट बम्प करके चक्र लिंक बनाता है। दोनों मुस्कुराते हैं। गलत फहमियां खत्म, अब दोनों जिंदगी भर के साथी। कुरामा की चक्र मिलते ही नारुतो की हालत तुरंत ठीक हो जाती है। सामने 5 टेल्ड बीस्ट्स तैयार खड़े हैं। 8 पूंछ और किलर भी आगे बढ़ने की सोचते हैं, पर नारुतो कहता है, हम साथ लड़ेंगे। कुरामा अब पूरी तरह नारुतो के साथ है। नारुतो के मानसिक संसार में वो अपना हाथ पेट पर रखता है। सील की लकीरें खुलने लगती हैं। उसे याद आता है कैसे इरुका ने कहा था
कि नारुतो कोई राक्षस नहीं, कोनोहा का इंसान है। अब नारुतो कुरामा से कहता है, तू भी राक्षस नहीं, तू कोनोहा का हिस्सा है, मेरा साथी कुरामा। सील खुलते ही विस्फोट के जैसे चक्र बाहर आता है। नारुतो का शरीर रोशनी से चमक उठता है, उसकी चक्र पोशाक बन जाती है, गर्दन पर मगातमा के निशान उभर आते हैं। कुरामा मोड शुरू। पांचों टेल्ड बीस्ट्स मिलकर 5 बिजू बॉम्ब्स तैयार कर लेते हैं, सीधा काकाशी और गाय की तरफ। काकाशी कमुई करने की सोचता है, गाय 8वां गेट खोलने का। दोनों की जान को खतरा। तभी नारुतो एक चमकीली रोशनी बनकर उड़ता है और 5 बीजू बम को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। दूर भारी विस्फोट, पहाड़ तबाह। सभी को समझ आता है टेल्ड बीस्ट क्या ताकत रखते हैं। ओबिटो 5 टेल्ड बीस्ट्स को एक साथ हमला करने भेज देता है। नारुतो और कुरामा पूरी टेल्ड बीस्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। कुरामा एक ही टक्कर में 5 को दूर उड़ा देता है। काकाशी और गाय अंदर कुरामा की चक्र से ठीक हो रहे हैं। नारुतो एक शैडो क्लोन बनाता है। वो सेज चाकरा जमा करता है और 5 ब्लैक रॉड्स का पता लगा लेता है। कुरामा चेतावनी देता है, पहली बार का टेल्ड बीस्ट मोड सिर्फ 5 मिनट टिकेगा। नारुतो जल्दी लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है। वो उछलकर 7 टेल को पकड़कर 3 टेल पर दे मारता है। 3 टेल घूमकर बच जाता है। 6 टेल नारुतो का हाथ अपने दांतों में जकड़ लेता है। 3 टेल पलटकर टक्कर मारने आता है पर 8 टेल्स उसे पकड़ लेता है। 5 टेल्स हमला करता है पर 8 टेल्स उसे जोरदार मुक्का मारता है। 2 टेल्स चुपके से पीछे आती है। नारुतो 6 टेल्स को उठाकर उसी पर दे मारता है। सेज क्लोन ने सभी ब्लैक रोड्स को कंफर्म कर लिया है, धीमा तरीका काम नहीं आएगा। ओबिटो अब मारने पर उतर आया। वो 3 टेल्स को तेजी से घुमाता है, 8 टेल्स की पकड़ तुड़वाता है, फिर 5 को साथ लाकर एक बहुत बड़ा बीजू बम बनाने लगता है। काली चक्र की विशाल गेंद सीधा नारुतो और उसके साथियों पर। काकाशी के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। अभी अभी बीजू बम के धमाके का नजारा उसकी आंखों में ताजा है, लेकिन नारुतो बिना डरे उतनी ही बड़ी एक और बीजू बम बनाता है। 8 पूंछ को डर था कि पहली बार में नारुतो से गलती न हो जाए, पर किलर बी को उस पर पूरा भरोसा था। जोरदार दहाड़, दोनों बिजू बॉम्ब टकराती हैं और उलझकर आसमान में जाकर फट जाती हैं। असल में नारुतो जानता था उसकी बॉम्ब की ताकत कम हो सकती है, इसलिए उसने दुश्मन की बॉम्ब को नीचे से मारकर ऊपर उछाल दिया ताकि धमाका आकाश में हो। रात का आसमान एक बड़े रोशन बल्ब जैसा चमक उठा, फिर जबरदस्त विस्फोट, धरती समुद्र सब हिल उठा। अगर ब्लास्ट नीचे होता तो जमीन में एक और गहरा गड्ढा बन जाता। धुएं के हटते ही कुरामा की 5 पूंछें 5 टेल्ड बीस्ट्स की गर्दन पकड़ लेती हैं और नारुतो का शैडो क्लोन अंदर छुपकर ब्लैक रॉड निकालने को तैयार है। चक्र का संपर्क होते ही कुरामा नारुतो को टेल्ड बीस्ट्स की मीटिंग रूम में ले जाता है। यहाँ तक कि ओबिटो की रिनिगन भी नहीं पहुँच सकती। नारुतो 5 टेल्ड बीस्ट्स और उनके जिंचुरिकी को सामने देखता है। यागुरा काराताची 3 टेल्स जिंचुरिकी। छोटी कद की होने से नारुतो को लगा कि वो इतनी कम उम्र में मर गई। वह वहीं रोने लगा और असली बात भूल गया। कुरामा बताता है, नारुतो ने अपनी पहली किस सास्के को दी थी और माहौल सामान्य हो जाता है। बात पर आते हैं, सोन गोकू जाते जाते सबको नारुतो के बारे में बता गया था। सबसे जरूरी 6 पाथ्स की आखिरी वसीयत, नारुतो ही उन्हें सही राह दिखाने वाला है। इसलिए अब 5 टेल्ड बीस्ट्स और जिंचुरिकी एक जगह इकट्ठा हैं ताकि अपना चक्र नारुतो को सौंप दें। सभी अपनी कहानी बताते हैं, फिर 5 टेल्ड बीस्ट्स हाथ एक दूसरे पर रखते हैं और नारुतो से फिस्ट बम्प करते हैं। चक्र का हस्तांतरण पूरा। इस दृश्य को देखकर कुरामा को पुरानी बातें याद आती हैं। सब मासूम से टेल्ड बीस्ट्स रोकुडो सेनिन के आसपास बैठे हुए। आज नारुतो की परछाई उसी रोकुडो सेनिन से मिलती हुई कुरामा गर्व से भर जाता है। आखिर वो दिन आ गया जिसका वो सब इंतजार कर रहे थे। नारुतो और कुरामा एक साथ दहाड़ते हैं और 5 ब्लैक रॉड बाहर खींच लेते हैं, लेकिन कुरामा मोड यहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर ओबिटो तुरंत गेडो स्टैच्यू से 5 टेल्ड बीस्ट्स को वापस खींच लेता है। वो अब खुद सीधा मैदान में उतरने का निर्णय लेता है। यही उसका सबसे आत्मविश्वासी पल था। अब उसके पास 6 टेल्ड बीस्ट्स नहीं, ईडो टेंसी आर्मी नहीं, फिर भी वो एक के सामने 4 लड़ने को तैयार है। अब वो 10 टेल्स को जगाने वाला है। गेडो स्टैच्यू डरावनी चीख निकालती है। उसकी 9 आंखें एक एक कर खुलती हैं, खून बहने लगता है, आसपास की धरती हवा में उठने लगती है। ओबिटो चाहता है कि 10 टेल्स को रिवाइव करके उसकी ताकत से इन्फिनिट त्सुकुयोमी चलाए, पूरी दुनिया को सपने में डालकर एक ऐसा संसार बनाए जहां जंग नहीं होगी। वो नारुतो को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, पर नारुतो का जवाब सीधा एक रसेंगन नारुतो कुरामा मोड में जाता है और रसेंगन से गेडो स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश करता है। ओबिटो उचिहा फैन से उस वार को रोक देता है। अब गेडो स्टैच्यू धीरे धीरे 10 टेल्स बनने लगता है। 9 आंखों से खून बहता हुआ एक दानव आकार ले रहा है। अब साफ है 10 टेल्स को रोकना है तो पहले ओबिटो को हराना होगा। नारुतो एक शैडो क्लोन बनाता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। काकाशी ओबिटो की स्पेस टाइम जुत्सु की कमजोरी बताता है। जब वो इंटेंजिबल होता है उस पर कोई वार नहीं लगता, लेकिन अब्सॉर्ब करते समय उसका असली शरीर बाहर आता है। नारुतो एक छोटी सी मिनी बिजू बॉम्ब बनाता है।
काकाशी 8 पूंछ के हाथ में खड़ा अपना मंगेक्यू शेरिंगन खोलता है ताकि सही पल पर सहायता दे सके। माइट गाय भी अपने निंटूल डबल नी ब्लेड्स निकाल लेता है, थोड़ी कंपी के साथ तैयार खड़ा। नारुतो और उसका शैडो क्लोन तेजी से पोजीशंस बदलते हैं। क्लोन घूंसा मारता है पर वो ओबिटो के शरीर से आर पार हो जाता है। ओबिटो पलटकर एक वॉर में क्लोन को तोड़ देता है। सामने खड़ा असली नारुतो कुरामा चक्रा से अपना हाथ लंबा करता है और मिनी रसेंगन ओबिटो पर फेंकता है, पर ओबिटो फिर से इंटेंजिबल होकर वॉर से बच निकलता है और पलटकर नारुतो पर टूट पड़ता है। जैसे ही ओबिटो उसे पकड़ने के करीब आता है, ऊपर से गाय डबल किनी ब्लेड्स ओबिटो पर फेंकता है, लेकिन ओबिटो ने इंटेंगेबल हटाया ही नहीं। वो सीधा नारुतो के आर पार निकल जाता है। गाय उसके पीछे लगकर लगातार वार करता है। ओबिटो बड़ी मुश्किल से बचते हुए शुरिकेन फेंककर पीछे हटता है। गाय अपने डबल किनी ब्लेड्स घुमाकर शुरिकेन को उछाल देता है और ओबिटो का पीछा जारी रखता है। ओबिटो अब पहला निशाना गाय को बनाता है। वो उसे कमुई स्पेस में खींचकर गायब करना चाहता है, पर गाय की फुर्ती कमाल। ओबिटो जैसे ही उसे पकड़ने आता है, गाय अपनी ब्लेड उलटी घुमाकर ओबिटो पर वार करता है। ओबिटो फिर से इंटेंजिबल हो जाता है। छलावे की उस खाली जगह में ओबिटो उचिहा फैन से बड़ा वार करता है, पर गाय उसे भी रोक लेता है। उधर नारुतो एक और मिनी रासेंगन से हमला करता है। इसी बीच काकाशी ने अपने लगभग पूरा चक्र खर्च करते हुए 10 टेल स्टैच्यू गेडो स्टैच्यू की गर्दन कमुई से मरोड़कर तोड़ने की कोशिश की। ओबिटो उसकी नियत समझ जाता है। वो फैन को स्टैच्यूट में फंसाकर नारुतो का वार हटाता है और फिर अपने कमुई से काकाशी की कमुई को न्यूट्रल कर देता है। काकाशी कमजोर हो जाता है, पर उसे एक बात समझ आती है, आज उसकी कमुई ओबिटो पर असर क्यों नहीं कर रही। ओबिटो के जमीन पर उतरते ही नारुतो हाथ बढ़ाकर एक रसेंगन से चट्टान फोड़ देता है। ओबिटो मौका देखकर नारुतो के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। नारुतो उसकी खतरनाक मौजूदगी महसूस कर फौरन पीछे हटता है, पर ओबिटो पीछे ही लगा रहता है। गाय तुरंत मदद को आता है, लेकिन ओबिटो की क्षमता भारी। वो उचिहा फैन घुमाकर सीधा नारुतो को बांध देता है और उसे कमुई से खींचने लगता है। उसी वक्त किलर भी काकाशी को ऊपर उछालता है। काकाशी लाइटनिंग चक्रा को कुनाई में भरकर पत्थरों को काटकर आगे बढ़ता है और देरी न हो इसलिए कुनाई ओबिटो पर फेंक देता है। वो कुनाई ओबिटो के इंटेंजिबल शरीर से आर पार जाती है और उसकी कमुई को रोक देती है। नारुतो काकाशी की बात समझकर चक्रा आर्म से ओबिटो पर वार करता है। ओबिटो इस बार वही कुनाई नारुतो पर लात मारकर फेंकता है। काकाशी कमुई चलाकर कुनाई को गायब करता है, लेकिन नारुतो का वार भी फिर से बेअसर। ओबिटो इंटेंजिबल। लगातार वार बेकार जा रहे थे, पर जैसे ही ओबिटो पलटा, तीनों ने देखा उसके मुखौटे में दरार पड़ गई है। पहले लगा नारुतो की अटैक सफल रही, पर काकाशी समझ जाता है दरअसल वही लाइटनिंग कुनाई जो उसने कमुई से मोड़ा था। जब ओबिटो टेंजिबल हुआ, उसने मुखौटा तोड़ दिया। इधर किलर भी गेडो स्टैच्यू के मुंह पर सीधा मुक्का मारने आता है। ओबिटो तुरंत उचिहा फायर बैरियर बना देता है और भी पीछे फेंका जाता है। काकाशी को पहले की सारी बातों का जवाब स्पष्ट मिल गया। वो एकदम शांत नहीं रह पाया, पर सच्चाई परखने के लिए तीनों से एक मदद मांगी। तीनों बी के हाथ पर खड़े होकर पूरी रफ्तार से ओबिटो पर टूट पड़ते हैं। गाय आगे बढ़कर रास्ता रोकती चट्टानों को तोड़कर हटाता है और ओबिटो के पीछे पहुंचकर कंटिन्यूअस अटैक शुरू करता है। लेकिन ओबिटो के पास शेरिंगन का फायदा था। उसने गाय की डबल नी ब्लेड्स पकड़ ली और उन्हें अब्सॉर्ब कर लिया। ओबिटो के इंटेंजिबल होने के उसी पल नारुतो पीछे से एक रासेंगन लेकर निकलता है और ओबिटो के मास्क पर हमला करता है, लेकिन ओबिटो फिर से इंटेंजिबल होकर बच जाता है। उसी समय काकाशी कमुई चलाकर नारुतो के रासेंगन को ट्रांसफर कर देता है। नारुतो और ओबिटो के क्रॉस होने के उसी पल ओबिटो के दाएं कंधे पर विस्फोट होता है। ओबिटो उचिहा फैन को चट्टानों में अटकाकर गिरने की रफ्तार कम कर लेता है। अब उसे भी समझ आ गया, ये रासेंगन काकाशी ने ही कमुई से ओबिटो के पास भेजा था। इतने कम समय की लड़ाई में काकाशी ने ओबिटो के झूठ को समझ लिया। वो दो अलग तकनीक नहीं, एक ही स्पेस टाइम जुत्सु है। 2 बार अटैक लगना एक ही बात साबित करता है। ओबिटो की कमुई और काकाशी की कमुई एक ही जगह से जुड़ी है, पर काकाशी के लिए सबसे बड़ा झटका यह था, मास्क वाला आदमी ओबिटो ही है। काकाशी पूछता है, यह शेरिंगन तुम्हें कहाँ से मिला? ओबिटो हल्की हंसी हंसकर बोलता है, कमुई के साथ ही। यह सुनकर काकाशी लगभग सब समझ जाता है, पर यकीन करना मुश्किल कि उसका दोस्त ओबिटो ही सामने है। नारुतो कुरामा मोड में जाता है और ओबिटो पर टूट पड़ता है। सोने की चक्रा आर्म नीचे आती है। ओबिटो कमुई से गायब हो जाता है और फिर आराम से बाहर निकलता है। नारुतो लड़ते हुए गाय काकाशी को झकझोरता है। वो जानता है कि काकाशी सदमे में है, लेकिन अभी जरूरी है नारुतो की मदद। ओबिटो दाएं आंख से 3 विशाल शुरिकेन निकालता है। किलर भी 2 रोक लेता है। बाकी एक को नारुतो आंशिक बिजू फॉर्म में मुंह से पकड़कर फेंक देता है। अब काकाशी और गाय भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। चक्रा कम बचा था। काकाशी ने ठाना एक वार में बाजी पलटनी है। अब ओबिटो मास्क के पीछे छुपना छोड़ देता है। उसका मंगेक्यू शेरिंगन पूरी तरह दिखता है। ओबिटो चट्टान पर खड़ा होकर ब्लैक रॉड्स फेंकता है जो टेल्ड बीस्ट
चैक्रा को रोकते हैं। किलर बी पर इसका असर होता है और वो नारुतो को बताता है। नारुतो तुरंत एक शैडो क्लोन बनाता है, असली बिजू बॉम्ब चार्ज करता है और क्लोन रसेंगन लेकर ओबिटो पर जाता है। ओबिटो फिर ब्लैक रॉड चलाकर क्लोन को रोकने की कोशिश करता है, काकाशी को वही चाल फिर से न चलने देने के लिए। पर ओबिटो गलत सोच रहा था। काकाशी ने रसेंगन नहीं, पूरा शैडो क्लोन स्पेस में कमुई से भेज दिया था। काकाशी चक्रा खींचते हुए आंख से खून बहने लगता है। उधर असली नारुतो पूरी ताकत से फुल बिजू बॉम्ब चलाता है। ओबिटो कमुई चलाकर स्पेस में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह वहां उतरता है उसके सामने नारुतो चमकते रसेंगान के साथ उसके चेहरे पर आ जाता है। अब ओबिटो को काकाशी की रणनीति समझ तो आ जाती है, पर बहुत देर हो चुकी थी। रसेंगान सीधे उसके मास्क पर लगता है। मास्क चकनाचू। ओबिटो जैसे ही कमुई स्पेस से बाहर आया, काकाशी ने उसकी असली शक्ल देख ली। वो हैरानी में जम सा गया। अतीत की यादें अचानक उसके मन में उमड़ पड़ी। लेकिन अफसोस, ओबिटो ने बस ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे लोग बस बातें करते हो और फिर पछतावे में डूबते रहते हो। ओबिटो काकाशी से कोई पहचान नहीं चाहता था। उसकी नजर में काकाशी अब बस एक ऐसा इंसान था जो शब्दों की बहादुरी दिखाता है पर असल में कुछ नहीं कर पाता। अभी जब ओबिटो ने चौथे होकागे का अपमान किया था तो नारुतो आगे बढ़कर काकाशी की तरफदारी करने लगा। उसे देख ओबिटो ने अपना असली दर्द जुबान पर लाया। अगर एक दिन नारुतो भी चौथे होकागे और जिराया की आखिरी उम्मीदों को ठुकरा दे तो तुम खुद को क्या कहोगे? फिर उसने खुद ही जवाब दे दिया, बस बहाने बनाएगा, खुद को झूठ समझाकर भ्रम में जिएगा और आखिर में एक खाली इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसी समय 9 पूंछ कुरामा प्रकट हुआ। वह नारुतो के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। उसने कहा, चौथे होकागे ने मुझे नारुतो को सौंपा है ताकि हम मिलकर ओबिटो को रोक सकें। अब नारुतो की नजर में काकाशी का अजीब व्यवहार सवाल बन गया था। सच्चाई जानने वाले गाय आगे बढ़े और ओबिटो के अतीत के बारे में बता दिया। काकाशी अब परेशान था। ओबिटो अब तक जिंदा कैसे है और वह कोनोहा वापस क्यों नहीं आता? ओबिटो ने मदारा की आवाज छोड़कर अपनी पुरानी आवाज में जवाब दिया, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। अगर कोई वजह है तो बस यही। काकाशी ने ऋण को मरने दिया, उसे बचाया ही नहीं दिया। ऋण का नाम सुनते ही काकाशी उस पल को याद करता है जब ऋण उसी के हाथों मरी थी। वह शर्म और अपराध बोध से टूट जाता है। पर ओबिटो कहता है वह काकाशी को दोष नहीं देता क्योंकि वह इस दुनिया से ही नफरत कर चुका है। अब काकाशी लड़ने की चाह खो देता है। वह न वादा निभा पाया न ऋण को बचा सका बल्कि उसे खुद मारा। नारुतो इन सब बातों को नहीं समझता पर वह जानता है अभी ओबिटो को रोकना होगा। ओबिटो फिर हाथ जोड़ता है। फायर स्टाइल, फायर टॉर्नेडो जो कमुई की मदद से सीधा तीनों पर बढ़ता है। नारुतो कुरामा मोड में 9 पूंछों से आग को उड़ा देता है। अचानक ऊपर से एक भारी आकृति गिरती है। मदारा उचिहा। मदारा और ओबिटो एक दूसरे से कुछ ताना वाक्य बोलते हैं। मदारा पूछता है, अब तक 2 टेल्ड बीस्ट्स क्यों नहीं पकड़े? दूर कहीं गारा लहूलुहान पड़ा है और बाकी 4 निंजा ओनिकी की कुर्बानी से बचे हुए हैं। काकाशी हैरान है, ओबिटो और मदारा इतना नजदीकी रिश्ता कैसे? पर नारुतो अब गुस्से से भर चुका है। वह 8 पूंछ को जकड़े ब्लैक रॉड्स तोड़कर ओबिटो की ओर फेंक देता है। ओबिटो को नारुतो की आक्रामकता पता लग जाती है। वह उचिहा फैन मदारा को लौटा देता है। मदारा हथियार पाते ही नीली चक्रा फूटने लगती है। वह आराम से चारों ब्लैक रॉड्स रोक देता है। तभी 10 टेल्स से आवाजें आने लगती हैं। मदारा समझ जाता है ओबिटो ने 10 टेल्स को पहले ही शुरू कर दिया था। वह ओबिटो को डांटना चाहता है पर हालात देख समझ जाता है कहीं गलती हुई है। वह पूछता है, रिन ने तेंसेई से लौटकर मुझे नागातो ने क्यों नहीं जगाया? नारुतो को समझ आता है ओबिटो और मदारा ने नागातो का इस्तेमाल किया था। ओबिटो बताता है नागातो ने कभी भी उनका कहा नहीं माना। उसने तो मरते वक्त कोनोहा के लोगों को वापस जिंदा किया। मदारा को यह बेहद खराब लगा पर अभी जरूरी है 8 पूंछ और 9 पूंछ पर कब्जा। उसी समय नारुतो क्लोन सीधे मदारा के चेहरे पर मिनी बिजू बॉम्ब फेंककर पहुंच जाता है। मदारा उचिहा फैन से उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर फैन नारुतो के सामने रखकर उचिहा रिफ्लेक्शन मिनी बिजू बम वापस नारुतो पर लौटा देता है। भीषण विस्फोट, क्लोन वहीं खत्म। दोनों तरफ से हमला तय हुआ। मदारा 2 टेल्ड बीस्ट से लड़ेगा और ओबितो का सामना काकाशी और गाय से होगा। अचानक मदारा एक छलांग में काकाशी और गाय को पार कर जाता है। काकाशी हैरान, आखिर ओबितो इस मदारा जैसे इंसान के साथ क्यों मिल गया? इसी पल ओबितो को याद आता है उसकी और मदारा की पहली मुलाकात। अगर वो घटना ना हुई होती सब कुछ अलग होता, न दर्द न अंधेरा। इस सब का असली दोषी चालाक मदारा जिसने सारा खेल रचा। छोटे ओबितो पर पत्थर गिरा, वो बेहोश हुआ। जब उसने दाएं आंख खोली एक दरांती पकड़े बूढ़ा मदारा सामने बैठा था। वो ओबितो की शेरिंगन लेने आया था पर देखा आधा शरीर खत्म होकर भी ये बच्चा जिंदा है। ये शरीर बहुत खास है, इसलिए मदारा ने फैसला बदला, उसे जिंदा रखकर अपनी प्लानिंग में इस्तेमाल करेगा। उसने ओबितो की जिंदगी को एक दुख भरा नाटक बना दिया। जख्मी ओबितो गांव लौटना चाहता पर मदारा ने उसे रोका। ये दुनिया सिर्फ दर्द देती है। छोटा ओबितो कंफ्यूज्ड, बस ऋण और काकाशी की चिंता। मदारा बोला, जाना है तो जाओ, पर उसका शरीर हिल भी नहीं
पा रहा था। ओबितो ने पूछा, तुम कौन? मादारा दरांती टिकाकर बैठा। नाम है उचिहा मादारा। ओबितो हक्का बक्का, ये तो पुराना नाम है। तुम मर चुके हो? मादारा ठंडे स्वर में। अगर गेडो स्टैच्यू चाकरा ना देता तो मैं मर चुका होता। चारों तरफ बने हुए व्हाइट ज़ेत्सु क्लोन्स मादारा ने हाशिरामा का मांस और गेडो स्टैच्यू सेल्स मिलाकर बनाए थे। ये सब देखकर ओबितो डर गया, रेंग कर भागने लगा। मादारा की धमकी, मर जाओ पर तुम्हारी शेरिंगन मेरी होगी। उसने अपने बाल हटाकर खाली दाहिनी आंख दिखाई, क्योंकि रिनिगन वो पहले ही नागतो को दे चुका था। आधी बॉडी व्हाइट ज़ेत्सु सेल्स से बनी थी। ओबितो को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, गांव लौटना। ऋण काकाशी मिनाटो के पास वो रोज ट्रेनिंग करता, धीरे धीरे चलने लायक हुआ। पर इससे पहले कि वो वापस जाता, मादारा की चाल शुरू। एक दिन व्हाइट ज़ेत्सु टोबी भागता आया। काकाशी और ऋण पर मिस्ट शिनोबी हमला कर रहे हैं। ये सुनते ही ओबितो उछलकर उठा, पत्थर की दीवार पर घूंसा मारा। छोटा सा छेद, उल्टा उसका हाथ चोटिल। उसकी हालत देखकर व्हाइट ज़ेत्सु टोबी ने खुद को अटैच किया। गेडो स्टैच्यू की ताकत मिली और ओबितो ने एक घूंसे में दीवार तोड़ दी। भूकंप जैसी आवाज। मादारा जान चुका था, ये बच्चा सूनर और लेटर वापस आएगा। टूटा हुआ। ओबितो ने ट्यूब्स तोड़े, दीवार से एक क्लोक उठाई और निकल पड़ा। व्हाइट ज़ेत्सु टोबी ने बताया, काकाशी और ऋण को दर्जनों मिस्ट शिनोबी और ANBU ने घेर रखा है और मिनाटो दूर मिशन पर है। ये सुनकर ओबितो तेजी से दौड़ा। धमाके नजदीक। वो समझ गया वह पहुंचने वाला है, पर तभी उसकी दाईं आंख में तेज दर्द उठा। एक टूटी फूटी पर डरावनी झलक। ऋण खून उगलते हुए। जब ओबितो जंगल से बाहर निकला, उसने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दृश्य देखा। काकाशी चिदोरी से सीधे ऋण के दिल को भेद चुका था। ऋण बस एक आखिरी बार धीमी आवाज में काकाशी का नाम ले पाई और वहीं गिरकर हमेशा के लिए चुप हो गई। काकाशी की आंखों से आंसू बह निकले। खून और आंसुओं के बीच दर्द इतना गहरा था कि दोनों की इमोशनल शॉक से उनकी आंखों में अचानक मंगेकियो शरिंगन जाग उठा। सोचो, इस वक्त ओबितो सिर्फ 12 साल का था। उसका दर्द कितना आतंरिक रहा होगा। पर काकाशी का शरीर अब और सह नहीं पाया और वो बेहोश होकर गिर गया, जबकि ओबितो ने दर्द में एक दहलाने वाली चीख मारी जो हर तरफ के शिनोबी को डरा गई। व्हाइट ज़ेत्सु टोबी ने उसे पूरी तरह ढक लिया, पर उसके अंदर उबल रहे गुस्से ने वुड स्टाइल की शक्ति बाहर निकाल दी। वुड स्टाइल कटिंग स्प्रिग्स टेक्निक उसके शरीर से फूट पड़ी। एक शिनोबी ने शुरिकेन फेंका। वो ओबितो के आर पार निकल गया, पर ओबितो रुका नहीं। वो ऋण की तरफ दौड़ पड़ा। उसने दुश्मन को एक हथेली से उड़ा दिया और अनजाने में वुड स्टाइल कटिंग स्प्रंग्स टेक्निक से उसे चीर डाला। तुरंत मौत। ओबितो ने पेड़ की टहनी तोड़ी, पास खड़े एक और दुश्मन पर झपटने को। तभी ऊपर से 3 दुश्मन तलवार लेकर टूट पड़े। ओबितो ने कामुई एक्टिवेट किया और गायब हो गया। तीनों ने गलती से अपने ही साथी को मार गिराया। घबराकर तीनों भागने लगे। ओबितो ने हवा में घूमकर एक जोरदार राउंड हाउस किक मारा। तीनों वहीं खत्म। बाकी शिनोबी ऋण का शव उठाने भागे। ओबितो ने उनका इरादा समझ लिया। वो उन पर दानव की तरह टूटा। वो वार करते रहे, पर ओबितो ने खुद को धुंधली कमुई फॉर्म में बदल रखा था। सीधे भीड़ को चीरता हुआ गुजरा। वुड स्टाइल कटिंग स्प्रिग्स टेक्निक। एक पल में दुश्मन आर पार। व्हाइट ज़ेत्सु टोबी को आखिर समझ आ गया मादारा ने उसे क्यों बचाया था। यह बच्चा, असाधारण शरीर, मंगेकियो शेरिंगन का तुरंत नियंत्रण, वुड स्टाइल की सहज क्षमता, ये सब मिलकर उसे एक छोटे रूप वाला मादारा बना रहे थे। ओबितो ने एक और शिनोबी को पकड़कर जमीन पर पटक दिया, घूंसों पर घूंसे। उसका गुस्सा उसे पागल बना चुका था। बाकी शिनोबी उसे देखकर ऐसे कांप रहे थे मानो किसी आग के राक्षस राजा को देख रहे हों। पर ओबितो रुका नहीं। उसके दाहिने हिस्से में झटका आया और शरीर से देवदार जैसे विशाल पेड़ उगे। अनगिनत नुकीले कांटे पूरे क्षेत्र के शिनोबी चीर दी गईं। उनकी चीखें, खून, हर तरफ नरसंहार। जब आवाजें थम गईं, रात का चांद खून से लाल हो चुका था। दुश्मन खत्म। ओबितो ने व्हाइट ज़ेत्सु टोबी फॉर्म छोड़ दी। अब उसे मादारा की वो बात समझ आ गई, ये दुनिया नर्क है। उसका दाहिना चेहरा खून से लाल और बाईं तरफ अंधी आंख से आंसू गिरते हुए। शेरिंगन का जागरण हमेशा खून और भावनात्मक टूटन से जुड़ा होता है। उचिहा हमेशा भावनाओं के गुलाम रहे हैं, इसलिए जब वे टूटते हैं तो पूरी तरह टूट जाते हैं। अपनी सबसे प्रिय ऋण की लाश अपने सबसे करीबी काकाशीनन के हाथों देखकर ओबितो की आत्मा जैसे चकनाचूर हो गई। उसने मंगेकियो शरिंगन वहीं एक्टिवेट किया और कामुई पर पूरा कंट्रोल पाया। आधी बॉडी में हाशिरामा सेल्स के कारण वो आसानी से वुड स्टाइल कटिंग स्प्रिग्स टेक्निक से मिस्ट शिनोबी को मिटाता गया। ओबितो खून की नदी पर चलता हुआ कामुई फॉर्म में गिरे पड़े काकाशी के आर पार निकल गया और ऋण के पास पहुंचा। उसने ऋण को छूना चाहा, पर हाथ उसके आर पार, वो कामुई में था। उसने कामुई कैंसिल की और ऋण को मजबूती से गले लगा लिया। यही वो पल था जब उसकी उम्मीद, मोहब्बत, दोस्ती सब मर चुकी थी। उसे याद आया मादारा का कहा हुआ वाक्य, दुनिया सिर्फ दर्द है। ओबितो चाहता था एक ऐसा दुनिया बनाना जहाँ ऋण मौजूद हो हमेशा। इसीलिए उसने तय कर लिया वो मादारा के साथ मिलकर इन्फिनिट त्सुकुयोमी प्लान को पूरा करेगा। बेहोश पड़े काकाशी को छोड़कर ओबितो वापस मादारा के सामने पहुंचा और अपना इरादा साफ बता दिया। मादारा हल्के से मुस्कुराया। उसकी चाल सफल हो चुकी थी। उसने ओबितो को पास बुलाया और शारिंगन गेंजुत्सु लगाया, उसे अपनी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड में ले गया। वहाँ मादारा ने इन्फिनिट त्सुकुयोमी का पूरा सच बताया। निंजा दुनिया की काली हकीकत
इतिहास, नफरत की जड़ें सब समझाया। फिर उसने बताया मौत के कगार पर उसने अपने अंदर हशीरामा सेल्स लगाए और रिनेगन जागा। रिनेगन से उसने चांद पर सील्ड गेडो स्टैच्यू को वापस बुलाया था, जिससे आगे जाकर द लास्ट मूवी वाली कहानी की नींव पड़ी। लेकिन वो बात की बात है, मादारा ने कहा उसने गेडो स्टैच्यू की मदद से व्हाइट जेत्सु बनाए हैं और रिनेगन कंट्रोल करने के लिए जरूरी है शारिंगन प्लस हशीरामा सेल्स। ओबितो के पास दोनों चीजें मौजूद थीं, मंगेक्यो शारिंगन और हशीरामा सेल्स वाली शरीर का हिस्सा, इसलिए वो गेडो स्टैच्यू को कंट्रोल करने के लायक था। फिर मादारा ने उसे 6 पाथ्स टेक्निक्स और यिन यंग रिलीज सिखाया और अपनी इच्छा को एक रूप दिया, ब्लैक जेत्सु, जिसे व्हाइट जेत्सु पर अटैच कर दिया। लेकिन मादारा एक चीज से अनजान था, ब्लैक जेत्सु उसकी रचना नहीं था, वो किसी और की सदियों पुरानी चाल थी। और कई व्हाइट जेत्सु दरअसल पुराने मानव थे जो गॉड ट्री की जादू से विकृत हो गए थे। मादारा बस खुद पर भरोसा करता था और समझ ही नहीं पाया कि उसकी राह भी कोई और तय कर रहा था। यहाँ तक कि मौत के बाद भी उसका शरीर छुपा नहीं रह पाया, किसी ने ढूंढ लिया और इस्तेमाल करने लगा। मादारा ने एक हाथ से सील बनाया, यिन यंग रिलीज से ब्लैक रिसीवर रॉड्स क्रिएट किए और ओबितो को सिखाया कि जब भी 6 पाथ्स पावर्स इस्तेमाल करो, इन रॉड्स का इस्तेमाल करना। फिर उसने गेडो स्टैच्यू से जुड़े ट्यूब्स तोड़े और अपनी जिंदगी खत्म कर दी। बाकी का खेल उसने ओबितो पर छोड़ दिया। ओबितो ब्लैक जेत्सु और व्हाइट जेत्सु टोबी के साथ नागतो को ढूंढता हुआ पहुंचा। उसने अपने आप को उचिहा मादारा बताया, पर याहिको, कोनन, नागतो तीनों उसे पागल समझ बैठे। तभी ओबितो ने खुलासा किया, नागतो के पास रिनेगन है, वो दुनिया का उद्धारक बन सकता है। नागतो थोड़ा डगमगाया, पर रोशन दिल याहिको ने उसे रोका, हम खुद शांति बनाएंगे, किसी के साथ नहीं चलेंगे। एक बार की असफलता ने ओबितो को नहीं रोका। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगा। और सच में याहिको, नागतो, कोनन तीनों ने शांति फैलाने की यात्रा शुरू की। घायल, अनाथ, भटके शिनोबी को साथ जोड़कर एक छोटे संगठन की नींव रखी। वो संगठन बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, उम्मीद बढ़ती गई। लेकिन अंधेरे में छिपे थे डांजो, हंजो और पर्दे के पीछे हाथ चलाता ओबितो। उन तीनों की किस्मत दर्द की राह पर धकेली जा रही थी। संगठन की बढ़ती पहचान ने डांजो को चौंका दिया। वो कोनोहा शिनोबी के भेष में मिस्ट निंजा लेकर आया, शांति वार्ता के बहाने। याहिको फिर भी सच्चाई और बातचीत पर अड़ा रहा। उसने कोनन, नागतो से कहा, हमेशा दया बनाए रखना। पर किस्मत बेरहम थी। एक गलती में एक शिनोबी याहिको के हाथों मर गया। याहिको जम गया, दिल दहल गया। तभी पीछे से दुश्मन का हमला। कोनन ने जाकर उसे बचाया, पर वो घायल हो गई। नागतो ये सब देख टूटने लगा। उसे अपने माता पिता की मौत याद आई। डर, दर्द और गुस्से ने उसके अंदर चाकरा की जंजीर तोड़ दी। उसने गेडो स्टैच्यू को धरती फाड़कर बुला लिया और आसपास के दुश्मन उड़ते हुए दूर जा गिरे। याहिको और कोनन ने घबराकर नागतो को पकड़ा। वो बेहोश हो गया और तीनों वहाँ से भाग निकले। तभी डांजो सामने आ रही। डांजो ने रिनेगन की असली ताकत देख ली और वो अच्छे से जानता था, अगर ये शक्ति अमेगा क्योलेज के हाथ लग गई तो कोनोहा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। अपने आदमियों को बॉडी साफ करने का आदेश देकर डांजो हंजो के पास गया। दूर झाड़ियों में छिपा ओबितो ये सब देख रहा था। वो तो यही चाहता था कि नागतो का दिल पूरी तरह टूट जाए। और अब मौका खुद चलकर उसके दरवाजे आया था। जब याहिको, नागतो, कोनन आराम कर रहे थे, तभी डांजो ने हंजो को भड़काया, ये छोटा संगठन बड़ा होकर तुम्हारी जगह ले लेगा। जमीन पर लिपटे हुए बॉडीज दिखाकर हंजो डर गया। उसने शांति के सपने देखने वालों से मुंह मोड़ लिया और इस तरह दोनों ने मिलकर एक शातिर जाल बुना। डांजो हंजो के सेक्रेटरी के भेष में याहिको वगैरह तक पहुंचा। उन्हें हंजो के नाम पर पीस निगोशिएशन के लिए बुलाया गया। हंजो ने कहा, एम के आसपास के 3 नेशन से बात करनी है। पर ये तो पूरा जाल था। कोनन पहले निकल गई। रास्ते में घायल पड़े लोग दिखे। उसने मदद को कदम बढ़ाया, लेकिन वो बॉडीज अचानक फूलकर एक्सप्लोसिव क्लोन्स निकले और कोनन पकड़ी गई। इधर नागतो और याहिको निकलने वाले थे। तभी ओबितो आ पहुंचा। उसने फिर से नागतो को मनाने की कोशिश की। दुनिया को आइडियलिज्म नहीं, रियलिटी चलाती है और वो रियलिटी अभी दिखने वाली है। लेकिन याहिको जाग गया। ओबितो चुपचाप हट गया। उम्मीद से भरे याहिको और नागतो हंजो के पास निकले। उधर संगठन के बाकी सदस्य एक मैसेंजर बर्ड से खबर पाकर जागे। लीफ ANBU हंजो के पास इकट्ठा हो रहे हैं। याहिको और नागतो खतरे में हैं। वे भागे आए, पर रास्ता ओबितो और व्हाइट जेत्सु टोबी ने रोक लिया। टोबी ने कई क्लोन्स निकाले और हैंड टू हैंड लड़ा। ओबितो ने कमुई से क्यूसुके का वार टाल दिया और पलटकर एक वार में उसका दिल चीर दिया। मरते मरते भी क्यूसुके ने शांति के लिए जान देने की ठानी। उसने साथ ही डाइबुत्सु को वाटर प्रिजन जुत्सु लगाने को कहा। दोनों पानी के अंदर फंस गए। फिर क्यूसुके ने सॉल्ट मिस्ट टेक्निक से खुद को
और ओबितो को घोलने की कोशिश की, पर कामुई में फंसाओगे कैसे? ओबितो सीधे वाटर प्रिजन से निकल आया और हवा में उछलकर वुड स्टाइल कटिंग स्प्रिग्स टेक्निक पूरे स्क्वाड को वहीं खत्म। अब ओबितो नागतो के आसपास आ पहुंचा, जहां सब कुछ एक बार फिर दुखद दोहराव की तरह हो रहा था, याहिको और नागतो हंजो के घेराव में। और फिर जैसे इतिहास खुद को रिपीट कर रहा हो, याहिको ने कोनन को बचाने के लिए अपनी जान नागतो के हाथों दे दी। नागतो के सामने उसकी आखिरी उम्मीद भी मर चुकी थी। वो ट्रिगर सील में फंस गया, पर उसके हाथ जमीन पर पड़े और चीख और चकरा। गेडो स्टैच्यू धरती फाड़कर ऊपर आया। लीफ ए एंड ब्यू हवा में उड़ गए। फिर गेडो स्टैच्यू ने चक्रा खींचा और एक सोल स्नैचिंग पर्पल ड्रैगन निकली। हंजो के सैनिक एक झटके में साफ। हंजो ने रिनेगन की ताकत देखकर बॉडी फ्लिकर से भाग खड़ा हुआ। युद्ध खत्म, उम्मीद खत्म और इंसान नागतो भी। उसके पास अब सिर्फ एक राह बची, ओबितो की। ओबितो ने उसे 6 पाथ्स जुत्सु, ब्लैक रॉड्स सब सिखाया और फिर याहिको के शव को पेन डेवा पाथ बनाया गया। एक नया खूनी बागी संगठन जन्मा, अकात्सुकी, और साथ ही शुरू हुई टेल्ड बीस्ट हंट। यह वो वक्त था जब सास्के ने अपने बड़े भाई इटाची से इतने वर्षों बाद फिर सामना किया। सच्चाई जानकर वो अब अपने उसी भाई को कैसे देखेगा जो हमेशा अंधेरे में जीता रहा। पर व्हाइट ज़ेत्सु की असली बॉडी को क्या पता, वो तो बस बॉडीगार्ड था और सास्के के सुसानु ने उसे दीवार में टांग दिया। उसी वक्त अमाटेरासु ने भी रिकॉर्ड्स तोड़े। गुफा ढहने लगी और सुसानु आर्मर तीसरे रूप में सामने आया, एक डरावना देवता जैसा। सास्के ने नीचे से अपने आंखों पर बंधी पट्टी एक झटके में खींच दी। अब उसे एक ऐसी जोड़ी आंखें मिल चुकी थीं जो कभी भी अंधी नहीं होंगी, इटर्नल मंगेक्यू शेरिंगन। इसके साथ उसे और भी ज्यादा हाई लेवल पावर्स हासिल हो चुकी थीं। 2 तलवारों की चमकदार कट एक पल में गुजरी। सास्के नया आउटफिट पहन चुका था और अब वह कोनोहा के खिलाफ बदला लेने निकल चुका था। रास्ते में आसमान से बारिश शुरू हो चुकी थी। ये उसी एक्सप्लोजन का असर था जो अभी अभी 2 टेल्ड बीस्ट्स के टकराव से हुआ था। उधर सभी शिनोबी नारुतो की मदद के लिए बैटलफील्ड की तरफ भागने को तैयार थे, लेकिन सास्के एक बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा था। वह लगातार 2 खाली पड़े गांव से गुजरा। इतने में कुछ व्हाइट ज़ेत्सु क्लोन्स उसे दुश्मन समझकर उस पर टूट पड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने सास्के को पहचाना, उनके पसीने छूट गए। ये तो मेन बॉडी की निगरानी में था, ये बाहर कैसे आ गया? सास्के ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, जाओ और ज्यादा लोगों को भेजो रोकने के लिए। व्हाइट ज़ेत्सु समझ गए उनका असली बॉस शायद अब नहीं रहा। वे बदला लेने के लिए झुंड बनाकर टूट पड़े, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत को बहुत ज्यादा समझ लिया और सास्के की ताकत को बहुत कम। नई शक्ति को परखने के लिए सास्के ने सुसानु 3rd फॉर्म एक्टिवेट कर दिया। उसके हाथ से यसाका मगातामा निकली और सारे क्लोन्स भस्म हो गए। अब हालात को समझने के लिए सास्के ने सुसानु के हाथों से एक लक बेस्ड व्हाइट ज़ेत्सु को उठाया और शरिंगन गेंजुत्सु लगाकर पूछताछ की। उसे पता चला कि ओबिटो 8 टेल्स और 9 टेल्स को पकड़ने निकला है, लेकिन नारुतो उससे तो वह खुद निपटेगा। अब और जानकारी न होने पर उसने एक तीर चलाकर उस व्हाइट ज़ेत्सु को मिटा दिया। उसे याद आया उसने नारुतो से वादा किया था कि कोनोहा के किसी भी शिनोबी पर हाथ नहीं डालेगा, लेकिन व्हाइट ज़ेत्सु तो कोनोहा के नहीं है, इन्हें मारना अलाउड है। एक और क्लोन भागने लगा, पर सास्के की तलवार ने उसकी कहानी वहीं खत्म कर दी। वह अपने सुसानु को मनचाहे तरीके से कंट्रोल होते देखकर खुश था और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं। उसी मोमेंट उसकी चुनिब्यू वाली साइड जाग उठी और वो एक ड्रामेटिक पोज में खड़ा हो गया। अब उसे अपने भाई इटाची की आंखें मिल चुकी थीं। असीम ताकत हासिल हो चुकी थी। वह इस ताकत से कोनोहा को मिटाकर इटाची का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता इटाची जिंदा हो चुका है और जैसा कहते हैं जिसका नाम लो वही हाजिर। सास्के अपनी कुसानागी वापस शीत करने ही वाला था कि पास के जंगल से कौवों की आवाज आई। एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होते ही सास्के की आंखों में खून भरी किलिंग इंटेंट भर गई। वह तलवार लेकर जंगल में घुस पड़ा। उसे सामने वाले से मिलना था। क्रॉस होने के उस एक स्प्लिट सेकंड में उसने उस आदमी की झलक देखी और हक्का बक्का रह गया। आंखें फैलाकर वह उस पीछे जाते साए को देखता रह गया। यह वही इंसान था, वही नरम दिल भाई जो उसके लिए खुद को कुर्बान कर गया था। इटाची यकीन करने के लिए सास्के तेजी से उसके पीछे भागा। इटाची ने भी उसे देख लिया, पर वह पहचान से बचना चाहता था, इसलिए बिना रुके आगे बढ़ता रहा। सास्के ने गुस्से में सुसानु का हाथ बढ़ाया उसे पकड़ने के लिए, पर इटाची ने उसी मूव से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया। लाल सुसानु देखकर सास्के को भरोसा हो गया, यह इटाची ही है। इटाची ग्रेट निंजा वॉर रोकने जा रहा था, लेकिन सास्के को इसकी परवाह नहीं। उसे तो सिर्फ इटाची चाहिए था। उसके पास बहुत सी बातें थीं जो उसे भाई से कहनी थीं, और वो ये भी जान चुका था कि इटाची का अतीत असल में क्या था। इसीलिए उसने तय कर लिया वह कोनोहा को बर्बाद करेगा अपने भाई के लिए। उसी पल उसकी यादों में ओबिटो की बातें गूंज उठी, जिसने उसे उचिहा क्लान के नरसंहार का सच बताया था। उसके मन में सवाल, अगर पूरा क्लैन दोषी था तो मुझे ही क्यों छोड़ा गया? इटाची ने समझाया, तू छोटा था, सत्ता हथियाने की साजिश से दूर तेरा कोई कसूर नहीं था। वह चाहता था कि सास्के उसे खुद अपने हाथों सजा दे, पर बात उलटी पड़ गई। सास्के गांव छोड़कर खून खराबे वाले एक
खतरनाक संगठन में शामिल हो गया और अब पूरी दुनिया की नजर में एक अपराधी है। इटाची को अपने की पर शर्म महसूस हुई। उसकी नजर में सास्के हमेशा एक ऐसा छोटा भाई था जिसे सुरक्षा और प्यार की जरूरत थी। वह चाहता था कि अपनी मौत से सास्के को एक हीरो बना दे, उसे एक सही रास्ता दिखाए। लेकिन सास्के किसी की बनाई हुई जिंदगी नहीं जीना चाहता था। अब उसके पास वही आंखें थीं जो इटाची की थीं, जो उसके हर मूव को पढ़ सकती थी। अब वह इटाची की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर नहीं चलेगा। लेकिन इटाची हल्का सा मुस्कुराया। उसे नारुतो याद आया। उसे भरोसा था नारुतो ही सास्के को सही दिशा दे सकता है। और अब जबकि वह एक मृत व्यक्ति है, वह और बेकार की बहस नहीं करेगा। फिलहाल सबसे जरूरी काम काबुटो को रोकना था। सास्के को लड़ाई में शामिल होने से रोकने के लिए उसने क्रोज समन कर दिए ताकि वह डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और खुद वह पहुंच गया उस गुफा के पास जहां काबुटो छिपा था। बैरियर देखकर इटाची ने सुसानु पंच मारी और बैरियर चूर चूर हो गया। काबुटो हैरान था। तूने मुझे ढूंढा कैसे? इटाची बोला, जब तुमने मुझे कंट्रोल किया, मैंने उल्टा तुम्हारे चाकरा को ट्रेस कर लिया। कंट्रोल टूटते ही मैं सीधे यहाँ आ गया। काबुटो को फिर एक नई सीख मिली, पर उसे परवाह नहीं। उसे पता था इटाची प्रॉब्लम लेने आया है। उसने तुरंत धमकाया, मुझे मार भी दिया तो भी ईदो टेंसेई कैंसिल नहीं होगा। मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट में बात करो। इतने में काबुटो को एहसास हुआ सास्के भी यही है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। लड़ाई खत्म होने के बाद ओबिटो से लेने की जरूरत नहीं, शिकार खुद मेरे सामने। सास्के जैसे ही काबुटो को सांप जैसी शक्ल में देखा, चौंक गया। उसे लगा ओरोचिमारू वापस आ गया, लेकिन आवाज सुनते ही उसने काबुटो को पहचान लिया। इटाची ने हाथों से सील्स बनाए। स्पष्ट था वह अटैक करने वाला है। सासुके ने उससे जिज्ञासा से पूछा कि वह वहां क्यों था। काबुटो ने उसे पूरी कहानी और घटनाओं का कारण बताया। उसने बताया इटाची की आंखों के हथियार और ओबिटो की योजना दोनों मिलकर 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू कर चुके हैं। वह एडो टेंसी आर्मी भेज रहा है और ओबिटो व्हाइट जेत्सु आर्मी। सारा प्लान पहले से सेट था क्योंकि ओबिटो चाहता था सभी टेल्ड बीस्ट। काबुटो सिर्फ मदद कर रहा था। सास्के ने पूछा, तो इटाची पर कंट्रोल क्यों नहीं? काबुटो ने बताया, इटाची ने कोटोआमात्सु कामी का इस्तेमाल कर ईदो टेंसेई कंट्रोल ओवरराइड कर दिया। यह सुनकर काबुटो भी उसकी स्किल की दाद दिए बिना न रह सका। सास्के देख रहा था कि दोनों वर्ड से लड़ रहे हैं और इटाची आरोप लगा रहा है, तुम एडो टेंसेई से मरे हुए लोगों की आत्माएं बांधते हो, उनकी नफरत फैलाते हो, मासूमों की जान लेते हो। लेकिन काबुटो को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने उल्टा ताना मारा, तू उचिहा क्लैन का कातिल और दिल में दया, क्या जोक है। और फिर उसने सास्के को उकसाया, मेरे साथ मिलकर इटाची को गिरा देते हैं। काबुटो अपनी चाल में खुश था, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सास्के को कम समझा और इटाची को सामने इंसल्ट कर दिया। सास्के ने बिना बोले कई शुरिकेन फेंके, पर इटाची ने रोक लिए। उसने कहा, काबुटो को सिर्फ हराया जा सकता है, मारा नहीं। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो एडो टेंसी खुद बंद करे। काबुटो को ये बात घमंड पर चोट लगी। वह बोला, एडो टेंसी में कोई रिस्क नहीं, कोई कमजोरी नहीं। इटाची तुरंत बोला, हर तकनीक की वीकनेस होती है और एडो टेंसी की कमजोरी मैं हूँ। अब जब भाई इटाची लड़ने वाला था, सास्के उसके साथ कदम से कदम मिलाएगा। उचिहा ब्रदर्स एक साथ। एटमॉस्फेयर में खामोशी, लेकिन टकराव फटने ही वाला था। काबुटो ने भी लड़ाई की स्टैंस ले ली। उसे पता था उचिहा की सबसे डरावनी चीज है शारिंगन गेंजुत्सु, इसलिए उसने अपनी टोपी नीचे कर ली ताकि आंखों का कांटेक्ट न बने। और इटाची सासुके को याद दिलाता है, सांप उनकी हर हरकत को महसूस कर लेते हैं, इसलिए फुफकारते सांपों पर नजर रखते हुए हमें सतर्क रहना होगा। सास्के बोला, मैंने ओरोचिमारू को हराने के लिए सांपों पर इतनी रिसर्च करने के बाद सास्के को पता था वे बॉडी हीट सेंस करते हैं और वाइब्रेशन से इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करते हैं। लेकिन काबुटो ने कहा, इतनी सी जानकारी से मुझ पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह होम ग्राउंड एडवांटेज पर था। काबुटो ने दोनों हाथों से सील्स बनाए और नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब करके 4 विशाल सांपों को बफ कर दिया। फिर चारों सांप सास्के और इटाची पर टूट पड़े। एक जोरदार क्लैश हुआ। इटाची के सुसानु ने चारों को बांध लिया और सास्के ने 2 को काटकर खत्म कर दिया। इटाची ने टोका, काबुटो को मारना मत, पर सास्के जानता था यह आदमी ओरोचिमारू की पावर लिए हुए है, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। इसलिए वह सीधे काबुटो पर झपटा और इटाची ने सांपों समेत उसे खींचकर बाहर निकाला। सास्के ने उसकी टोपी हटाई, पर नीचे 3 सांप निकले। तीनों झट से फैलकर चट्टानों के पीछे छिप गए। सास्के ने कुसानागी सोर्ड फेंकी और एक सांप की पूंछ छेद दी। काबुटो को भागते देख सास्के ने ताना मारा, सिर्फ ओरोचिमारू की सस्ती कॉपी। काबुटो चालाक था, उसने भी पलटकर कहा, टॉप वांटेड क्रिमिनल तो तू है, मेरी ताकत तेरे बराबर कैसे होगी। सास्के ने चक्रा सेंसिंग से काबुटो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इटाची ने चेताया, पूरा इलाका उसके चक्रा से भरा है। तभी सुसानु के हाथों में पकड़े सांप धीरे धीरे लिक्विड बनने लगे। काबुटो बोला, ये होजुकी क्लैन की हाइड्रेशन एबिलिटी है जो मैंने अपने अंदर डाल ली है, और कारेन जैसी उजुमाकी हीलिंग फैक्टर भी। साथ ही
जुगोस कर्स मार्क की एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैंने ryuchi केव ढूंढ लिया। ryuchi केव सुनते ही इटाची समझ गया ये लड़का मजाक नहीं है। काबुटो बोला मैं ओरोचिमारू से आगे निकल चुका हूँ। ये सुनते ही सास्के का गुस्सा फट पड़ा। उसने सुसानु मैच्योर फॉर्म से धनुष खींचकर तीर छोड़ा, लेकिन सेज मोड कबूतो डेंजर सेंस से पहले ही बच गया। वह बताने लगा बहुत साल पहले ओरोचिमारू ने ryuchi केव की खोज की थी और व्हाइट स्नेक सेज से मिला था, लेकिन उसके शरीर की स्थिति खराब थी, इसलिए नेचुरल चाक्रा कंट्रोल नहीं कर पाया। लेकिन काबुटो अलग था, उसने खास डीएनए अपने अंदर डाला, ओरोचिमारू के शरीर को अब्सॉर्ब किया और अब वह सेज मोड फ्रीली यूज कर सकता था। एक विशाल सांप के मुंह से वह बाहर रेंग कर निकला, चेहरे पर पूरी कातिलाना नियत। इटाची ने महसूस किया ये ओपोनेंट सच में खतरा है, पर सास्के के लिए काबुटो सेम है ओरोचिमारू के, और वो दोनों सास्के के लिए कचरा है। तिरस्कार सुनकर काबुटो बोला तू गलत समझ रहा है, मैं अब सांप नहीं ड्रैगन बन चुका हूँ। उसने हैंड सील्स बनाए और विशाल नेचुरल एनर्जी का ब्लास्ट दोनों भाइयों की तरफ छोड़ा, फिर अपनी आंखें छिपाकर सेज आर्ट व्हाइट रेज टेक्निक लॉन्च कर दी। उसने मुंह से निकाले एक रेड ड्रैगन और एक ब्लैक स्फीयर। इटाची ने तुरंत खतरा भांप लिया और सास्के के पास आ गया। अगले ही पल भयंकर फ्लैशिंग लाइट और कान चीर देने वाली सोनिक शॉक हुई। दोनों की सुसानु फॉर्म्स लगभग टूटने लगी, उनकी हर मूवमेंट धीमी हो गई और काबुटो ने मौका देखकर तेज स्पीड में हमला किया। उसका टारगेट पहले इटाची था ताकि उसका दिमाग फिर से कंट्रोल कर ले, पर सास्के को देखकर उसका लालच बढ़ गया और उसने उसे ही पहले निगलने की कोशिश की, लेकिन इटाची ने सुसानु से सास्के को पकड़कर उसकी जान बचा ली। काबुटो को लगा इटाची ने उसका चाक्रा सेंसिंग पकड़ लिया, लेकिन असली बात इटाची के पास वैसा सेंसिंग एबिलिटी था ही नहीं। पहले काबुटो को ढूंढना सब नागाटो के रिनेगैन की रिवर्स सेंसिंग एबिलिटी से हुआ था और इटाची ने सास्के को बचाया क्योंकि उसे पता था काबुटो उसे हॉस्टेज बनाकर दबाव डालने वाला है। काबुटो को मानना पड़ा इटाची न सिर्फ शेरिंगन को परफेक्ट बैटल यूज में लाता है, बल्कि लोगों के दिमाग पढ़कर उन्हें मैनिपुलेट भी कर लेता है। लेकिन काबुटो की नजर में इटाची एक चालबाज, दूसरों को मूर्ख बनाने वाला धोखेबाज शिनोबी था। ये सुनते ही अपने भाई का अपमान देखकर सास्के भड़क गया। उसने चिदोरी शार्प स्पीयर से वार किया, पर काबुटो उछलकर बच गया। काबुटो बोला तुम दोनों भाई जो एक दूसरे को मारने पर तुले थे, अब मिलकर मुझे हराओ। सोचा भी नहीं था कि काबुटो के कहे हुए शब्द उसी समय उसी पर उल्टा पड़ जाएंगे। इताची ने सासुके को पिछली बातें याद दिलाईं। उसे याद आया कि वे दोनों पहले भी साथ मिलकर जंगली सुअर का शिकार कर चुके हैं। फिर दोनों ने एक बार फिर से अपना अपना सुसानु प्रकट किया। एक उसे भ्रम में फंसाएगा और दूसरा तुरंत हमला करेगा। इटाची ने पहले यासाका मगातामा फेंककर काबुटो की नजर कंफ्यूज की और सास्के ने एक परफेक्ट एरो से काबुटो की जीभ को दीवार पर टांग दिया। काबुटो ने शरीर झटका और कुसानागी ब्लेड से अपनी जीभ काटकर निकलने लगा। इटाची उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन काबुटो ने उसे ही तलवार मार दी। सोचा कि जीत गया, पर तभी इटाची की लेफ्ट आई चमकी। एक तेज फ्लैश और वह सैकड़ों क्रोज में टूटकर काबुटो को जकड़ लिया। चौंक में काबुटो का हाथ फिसला और कुसानगी इटाची के हाथ लग गई, जिससे उसने काबुटो का सींग काट दिया। काबुटो को एक साधारण वार कुछ लगा नहीं। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसे क्या पता ये उसकी हार की शुरुआत थी, क्योंकि इटाची की उस लेफ्ट आई ब्लिंक में सिर्फ क्रोज नहीं, एक फॉरबिडन टेक्निक भी शामिल थी, इज़ानामी। अब काबुटो समझ चुका था उचिहा भाइयों को लाइटली लेना बड़ी भूल है। उसने सोचा था दोनों मौत तक लड़ चुके हैं, अब कैसे साथ लड़ेंगे, लेकिन आज उनकी टीम वर्क फिर से परफेक्ट थी। काबुटो ने स्ट्रेटेजी बदली। जंग दिल पर जीती जाती है। उसने उचिहा क्लैन मैसेकर की बातें छेड़ दी ताकि सास्के के मन में डाउट भरे। हमारा मकसद एक है, कोनोहा को नष्ट करना, तो पहले इस बेकार इटाची को हटाते हैं। उसने इटाची को एक नकली शरीर, सिर्फ ईदो टेंसेई की जंजीर बताया, जिसे सास्के बेहिचक मार सकता है। पर सास्के अब वो पुराना बच्चा नहीं था जो भ्रम में भाई को मार दे। उसे पता था वह सुपर प्रोटेक्टर भाई है और काबुटो का साथ उसके लायक नहीं। कोनोहा को नष्ट करना वह खुद करेगा, दूसरों के इशारों पर नहीं। सीन जमने लगा तो काबुटो ने फिर भावनात्मक हमला किया। वह अपना अतीत खोल बैठा। मुझे कोनोहा ने पाला, जासूस बनाया, हर गांव में रोल बदल बदल कर भेजा। आखिर में मैं खुद ही भूल गया मैं कौन हूँ। मुझे फेंक दिया गया, मैं किनारे लगा दिया गया। फिर उसने इटाची से खुद को कंपेयर करते हुए कहा, हम दोनों ने कोनोहा के लिए जान लगाई। फिर क्या मिला? कुछ नहीं। जब इटाची ने अपनी जिंदगी देकर तुझको महान बनाया, मैं भी भाई बनकर तेरे साथ हूँ सास्के। सास्के पल भर को हिचका, लेकिन इटाची तुरंत बोला, काबुटो मुझसे भी बड़ा जासूस है, धोखा देना इसकी पहचान है। हाँ, कोनोहा में काले चैप्टर हैं, लेकिन मैं हमेशा कोनोहा का शिनोबी हूँ और मैं मानता हूँ तुझे आज जो बनाया
वह मेरी गलती है, इसलिए तेरे भविष्य के रास्ते पर मैं कमेंट करने का हक नहीं रखता। लेकिन जो जरूरी बातें हैं वह मैं तुझे काबुटो को हराने के बाद कहूंगा। अब फाइट फिर से धधक उठी। काबुटो ने तो अपने शरीर में और भी रेयर टाइप लोगों के जेनेटिक सेल्स डाल रखे थे। उसका ईगो अब आसमान पर था, लेकिन उसे नहीं पता था उचिहा क्लान के पास एक ऐसा जेनजुत्सु भी है जिसे इस्तेमाल करने के लिए आईसाइट की जरूरत ही नहीं। वह है इज़ानामी, और इस निंजुत्सु की कीमत नजर हमेशा के लिए खो देना। ये सुनकर सास्के को तुरंत दांजो याद आया। उसने नाम लिया इज़ानामी। इटाची हैरान रह गया। सास्के यह न सिर्फ जानता है बल्कि उससे बचकर जिंदा भी है। तभी काबुटो ने चक्रा स्कैल्पेल से हमला कर दिया। इटाची ने तलवार से ब्लॉक किया, फिर दोनों टकराकर पीछे हटे। इटाची वापस सास्के के सामने आ गया और इज़ानामी का असली काम समझाया। इज़ानागी भाग्य को बदल सकता है, लेकिन इज़ानामी भाग्य तय कर देता है। सास्के यह सुनकर और भी ज्यादा इंट्रीग्ड हुआ। उधर काबुटो ने दूसरा हमला शुरू कर दिया। सील्स बनाकर उसने सेज आर्ट थे। तभी काबुटो ने माइंड कंट्रोल सील लेकर छलांग लगाई। उसे सास्के का दिमाग बदलना था। सास्के ने अमाटेरासु की ब्लैक फ्लेम्स चारों तरफ फैला दी और काबुटो को पीछे हटना पड़ा। ब्लैक फ्लेम्स की हीट से चट्टानें फिर नॉर्मल हो गई और इटाची का शरीर एडो टेंसी रिजेनरेशन से ठीक हो गया। काबुटो दंग था। मंगजेक्यू शरिंगन की एबिलिटीज वाकई डरावनी हैं, लेकिन मैं अब भी तुम दोनों से नहीं डरता। फौरन ही वह आधी लड़ाई में ही सेलिब्रेशन करने लगा और बोला कि उसे तो खुद को हराने का कोई तरीका ही नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि उसने अपनी असली योजना भी खुलकर बता दी। ओरोचिमारू ने पहले जो प्रयोगों का डेटा छोड़ा था और अब जो जानकारी उसने खुद इकट्ठी की है, जो वे कर ही नहीं सकते थे। नतीजा, अतीत में इटाची असफल हुआ तो आज काबुतो भी असफल होगा। इटाची की बात पर काबुतो मुस्कुराया और बोला वह हमेशा अपने तरीके से अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश में रहा है। इसी क्षण काबुतो के दिमाग में उसकी यादों की दुनिया चमक उठी। युद्ध से पीड़ित एक बच्चा, अनाथालय की अधीक्षिका ने उसे अपने पास लिया। उसे नया नाम दिया, याकुशी काबुतो। अनाथालय का जीवन हालांकि गरीब था, लेकिन वहीं उसे एक सुरक्षित जगह मिली, दोस्त मिले और अपनी पालक माँ से सीखने को मिला। एक समय ऐसा भी था जब काबुतो ने कुछ खुशी की घड़ियां उजी, मगर काबुतो की किस्मत ने ज्यादा समय तक उसे मुस्कुराने नहीं दिया। अनाथालय की आमदनी यूं ही नहीं आती थी। बच्चों को बचपन से ही मेडिकल निंजुत्सु सिखाया जाता और उन्हें घायल निंजाओं का इलाज करना पड़ता। इसी दौरान एक दिन काबुतो की मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, ओरोचिमारू। ओरोचिमारू ने काबुतो को निंजा बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन काबुतो ने उसे तुरंत ठुकरा दिया। वह बस अधीक्षिका के पास रहकर अनाथालय की मदद करना चाहता था। तभी आया वह व्यक्ति जिसने गांव की अंधेरी राजनीति को अपने हाथों में ले रखा था। दांजो। वह मिलने आया अधीक्षिका नोनोको से। उसका मकसद कोई सहायता राशि का मुद्दा नहीं था, बल्कि उसे एक गुप्त मिशन सौंपना था। उसका जासूस बनकर चुपचाप स्टोन विलेज में घुसकर सूचनाएं जुटानी थीं। नोनोको ने टालने की कोशिश की, लेकिन दांजो ने बच्चों और फंडिंग को दांव पर लगाकर उसे मजबूर कर दिया। वह मान गई, लेकिन दांजो यहीं नहीं रुका। उसने बच्चों में से भी एक को चुनने की मांग की। काबुटो ने सब सुन लिया और अपने साथी बच्चों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। वह हंसते हुए विदा हुआ, पर उसी पल से वह खुद को खो बैठा। सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए काबुतो अलग अलग गांवों के बीच लगातार घूमता रहा, लेकिन जासूस बनना इतना आसान नहीं होता। एक बार स्टोन विलेज में गुप्त रूप से घुसकर किसी की हत्या करने के मिशन में काबुतो को दुश्मनों ने देख लिया। वह जान बचाकर भागने लगा और मजबूरी में अपना चक्रा सर्जिकल ब्लेड इस्तेमाल किया। अंधेरे में उसने पीछा करने वाले को मार गिराया, लेकिन जब चांद की रोशनी जमीन पर पड़ी, काबुतो का दिल टूटकर बिखर गया। खून के तालाब में पड़ी हुई वह कोई दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी माँ जैसी अनाथालय की अधीक्षिका नोनोको थी। काबुतो की जिंदगी की शुरुआत वाकई बेहद बदकिस्मत रही। पहले मिला दांजो, जिसने उसके दिल से घर होने का एहसास छीन लिया। फिर मिला ओरोचिमारू, जिसने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया, उसके मन में जहर भर दिया। अब इटाची जैसा एक और जासूस सामने था। काबुतो उसे देखकर बोला, वह इटाची से बेहद जलता है। इटाची के पास मंगेक्यो शारिंगन की शक्ति है, गजब की बुद्धिमत्ता है और अद्भुत लड़ाई का हुनर भी। उसने कहा, उचिहा का नाम ही सब कुछ है। काश मेरे पास भी ऐसा नाम होता। इटाची ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह तुम्हारी गलत फहमी है। उचिहा केवल एक खून का कबीला है, एक पहचान का लेबल है। अगर तुम यह नाम भी पालो तो भी तुम्हारे लिए उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इटाची के शब्द सीधे काबुतो के दिल में घुस गए, क्योंकि सालों से काबुतो यही सवाल पूछता आया था, मैं आखिर हूँ कौन? मेरी असली पहचान क्या है? उसकी मानसिक दीवारें टूटने लगीं। क्रोध और हताशा में काबुतो ने हाथ जोड़े, मंत्र चिन्ह बनाए
और उसके पेट के भीतर छिपा सांप का शरीर फटकर कई अलग अलग लोगों का रूप लेने लगा। अमतेरासु की तीव्र आग के बीच सबसे पहले वह बना साकॉन और उकॉन और इस्तेमाल किया जुड़वां दैवी शक्ति का जुत्सु। फिर वह बदल गया ज़िरोबो में और दागी मिट्टी शैली। फिर किडोमारू बनकर स्पाइडर कोकून निकाली। मकड़ी के जाल से इटाची और सास्के को फंसाने की कोशिश। सास्के ने कहा ये वेब कटेगा नहीं, तो दोनों भाइयों ने एक साथ अमटेरासु से वेब जलाकर नष्ट कर दिया। फिर काबुटो अचानक उनके पीछे पहुंचा। किमिमारो का रूप लेकर शिकोत्सुमियाकु से हड्डियों के स्पाइक निकाल दिए। आगे स्पाइक्स, पीछे वेब। इटाची और सास्के स्प्लिट होकर हमला करने लगे। दोनों ने सुसानु इस्तेमाल करते हुए वेब और बोन स्पाइक्स काट डाले और गुफा में छिप गए। काबुटो ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि तयुया का रूप लेकर डिमोनिक फ्लूट, फैंटम साउंड चेन्स चला दी, एक पावरफुल जेंजुत्सु जिसने दोनों की सुसानु को इंस्टेंटली ब्रेक कर दिया। काबुटो को लगा अब जीत उसकी है। धीरे धीरे पास आया। फिर ओरोचिमारू जैसा रूप लेकर दोनों को अब्सॉर्ब करने की कोशिश। इटाची ने देखा कि काबुटो इस थियोरी में खोता जा रहा है। उसने बोलकर उसे रोकने की कोशिश की, पर इससे काबुटो का असली रूप बाहर निकल आया और जायंट स्नेक बनकर दोनों को निगलने जैसा हुआ। इटाची को तुरंत आइडिया आया। उसने सास्के को अपनी आंखों में देखने को कहा। दोनों ने एक दूसरे की गेंजुत्सु पावर यूज करते हुए डेमोनिक फ्लूट गेंजुत्सु को काउंटर कर दिया। बंधुत्व खत्म। दोनों भाइयों ने एक साथ सुसानु से उस विशाल स्नेक बॉडी को काट डाला। एक और वार में उसने सांप के मुंह को चीर दिया और सासुके ने झट से उस सांप के शरीर को पकड़ लिया। इस दौरान काबुतो की आंखों के किनारे से एक आंसू बहा और वह तुरंत जमीन पर गिर गया, मानो लड़ाई खत्म हो चुकी हो। इस जनामी हट चुकी थी, लेकिन अगले ही पल काबुतो ने ओरोचिमारू की सांप जैसी पुनर्जन्म तकनीक का इस्तेमाल किया। फटी हुई सांप की देह के अंदर से वो बाहर निकला और चक्रा स्कैल्पल से वार कर उसने इटाची को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही काबुतो उसकी गर्दन के पीछे इच्छा बदलने वाली सील लगाना चाहता, सासुके ने तुरंत कुसानागी तलवार फेंककर रास्ता रोक दिया, लेकिन काबुतो के सांप जैसे शरीर ने उस तलवार को जकड़ लिया। अच्छा हुआ कि अभी भी सुसानु मौजूद था। उसकी एक भारी चोट ने दोनों को अलग कर दिया। काबुतो छत पर चिपक कर खड़ा था। सासुके ने तुरंत फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुत्सु शुरू कर दिया, लेकिन काबुतो ने उतनी ही तेजी से वाटर स्टाइल वाटरफॉल टेक्निक से आग को दबा दिया और पानी की तीव्र लहर के साथ सासुके दूर जा गिरा। तभी भाप का फायदा उठाते हुए इटाची ने छत पर उल्टा खड़े काबुतो पर अचानक वार किया। वह खुद भी घाव खा गया, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि अब तक इस जनामी पूरी तरह सक्रिय हो चुकी थी। उसकी बाईं आंख का दृश्य खत्म होने के साथ काबुतो अनंत चक्र के एक ही लूप में कैद हो चुका था। इटाची ने उसी पहले वाले वार को फिर दोहराया। इस बार समन किए हुए कोय से हमला करवाते हुए उसने कुसानागी वापस छीनी और फिर से काबुतो का पैर काट दिया। काबुतो ये देखकर हंस पड़ा। ऐसी छोटी मोटी चोटें तो उसके लिए रेत के कण जैसी थीं, लेकिन उसे पता ही नहीं था वास्तविक दुनिया में उसका पैर सीधा सीधा कट चुका है और वह वहीं स्थिर खड़ा है, मानो सजा में खड़ा हो। इटाची ने स्पष्ट कहा, तू पहले ही मेरे झेंजुत्सु में फंस चुका है। काबुतो ने इसे नकार दिया, लेकिन फिर वही लड़ाई, वही सासु के पीछे खड़ा, वही सांप का वार, सब कुछ लूप की तरह दोहराया जाने लगा। उसे अब ये लड़ाई बेकार लगने लगी। उसने सोचा इसे खत्म कर देना चाहिए। उसने फिर ओरोचिमारू की सांप तकनीक निकाली, लेकिन हर बार इटाची और सासुके उसे पकड़ लेते। आखिरकार काबुतो ने लगातार तीसरी बार भागने की कोशिश में इटाची के हाथ से तलवार छीनी और उसकी दाहिनी बांह ही काट दी और तुरंत तलवार घोंप दी। लेकिन इटाची फिर से कौ में बदलकर उसी तलवार को लेकर फिर से उसका एक और पैर काट देता है। अब काबुतो घबरा गया। उसके पैरों की गिनती ही बढ़ गई थी। आखिर अभी भी उसका पैर कैसे कट रहा है, यही सोचते सोचते काबुतो को आखिर सच का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बिल्कुल नहीं पता चला कब वह झेंजुत्सु में फंस गया। उसी दौरान सासुके ने फिर फायर स्टाइल ग्रेट फायरबॉल जुत्सु यूज किया और अगले ही पल काबुतो ने वाटर स्टाइल वाटरफॉल जुत्सु से काउंटर करते हुए एक बार और सासुके को बहा दिया। जब भाप छंटी, काबुतो चक्रा ब्लेड हाथ में लिए इटाची से भिड़ गया। अब काबुतो पूरा झुंझला चुका था। वो तेज रफ्तार से इटाची की तरफ लपका, जमीन में घड़ी कुसानागी तलवार उठाई और इटाची को चीरने के लिए वार किया, मगर इटाची एक छलांग में बच निकला। काबुतो पीछे पीछे पहुंचा और इस बार तलवार सीधे इटाची को लगा दी। लेकिन फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई। इटाची कौ की झुंड में बदल गया और अगले ही पल कुसानागी वापस लेकर काबुतो का वही पैर फिर से काट दिया। उसने नीचे देखा, 3 कटे हुए पैर पड़े थे। पागलपन जैसा दृश्य। और वहीं इटाची की आवाज, तू पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। अब काबुतो के सब्र ने हाथ खड़े कर दिए। वो इसे और नहीं सह पाया। उसने गुस्से में इटाची का पूरा नाम चिल्ला दिया, लेकिन इससे न लड़ाई रुकी न लूप। वह बार बार झेंजुत्सु रिलीज करने लगा। उसे लगा वह असर तोड़ देगा। तभी छत से एक पानी की बूंद उसके कंधे पर आकर गिरी, जैसे वास्तविकता का तगड़ा तमाचा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हर
बार तलवार छीनता, वार करता और अगले ही पल इटाची फिर कौ में बदल जाता और उसी तलवार से उसका पैर फिर काट दिया जाता। आखिर में उसने दोनों हाथों से अपने सिर को कसकर पकड़ा ताकि कोई वार न हो, लेकिन ज्यों ही उसने हाथ छोड़े एक और उसी तरह का वार और उसका पैर फिर कट गया। वह अब समझ चुका था कि वह हजारों बार एक ही पल जी रहा है। उसने खुद पर ही झेंजुत्सु डालने की कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी छत से एक पानी की बूंद उसके कंधे पर गिरी, जैसे एक जहरीला कांटा जिसने उसकी पूरी मानसिक स्थिरता चकनाचूर कर दी। उसकी समझदारी टूटने लगी, वह पागल होने लगा। जेंजुत्सु से बाहर निकलने के लिए काबुतो ने हर हद पार कर दी। उसने सेज आर्ट इनोनर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन चलाया और इटाची के शरीर को आर पार भेद दिया। ये देखकर काबुतो पीछे हटकर भागने ही वाला था, लेकिन दूर भागने से पहले ही इटाची फिर उसके सामने आ गया। दोनों की टक्कर फिर शुरू और वही दोहराया गया दृश्य। सासुके फिर इटाची के पीछे खड़ा, जबकि असल दुनिया में पूरी खामोशी थी। सासुके ने अपनी आंखों से पूरी इज़्ज़ानामी प्रक्रिया देख ली थी। उस वक्त इटाची का बायां हाथ काबुतो के सिर पर था, उसे पूरी तरह जगह पर जकड़ते हुए। लड़ाई का अंत हो चुका था और इज़्ज़ानामी का राज यहीं खुलने लगा। सासुके के मन में सवाल उठा, इटाची ने बिना आंखों का संपर्क किए झेंजुत्सु कैसे लागू किया और इज़्ज़ानामी असली में है क्या? इटाची ने एक एक बात सासुके को समझानी शुरू की और उचिहा कबीले की एक पुरानी कहानी भी बताई। इज़्ज़ानामी क्या है इटाची? इज़्ज़ानामी एक ऐसी आंखों की शक्ति है जो लड़ाई के दौरान महसूस हुई भावनाओं और शारीरिक अनुभवों को रिकॉर्ड करती है। इसी लड़ाई में वो पल रिकॉर्ड हुआ था जब इटाची को चाकू मारा गया। वह कौ में बदल गया और उसने कुसानागी वापस लेकर काबुतो का पैर काटा। इन क्षणों के टुकड़ों को बार बार फिर से घटाया जाता है ताकि विरोधी उसी शरीर की अनुभूति फिर महसूस करे, और जैसे ही दो एक जैसे पल आपस में जुड़ जाते हैं, इज़्ज़ानामी एक्टिव हो जाता है। इससे विरोधी की चेतना अनंत लूप में फंस जाती है बिना किसी एग्जिट के। पर इसकी भी भारी कीमत है। एक आंख की रोशनी चली जाती है और ये दोनों डोजुत्सु युद्धों से भरे अतीत से पैदा हुए। कई बड़े युद्धों में उचिहा क्लैन की इज़ानागी टेक्निक पूरी लड़ाई का नतीजा बदल देती थी। भारी घात, बहुत से मरने वालों के बावजूद, क्योंकि इज़ानागी एक सीमित समय के अंदर अपने खिलाफ हुई घटनाओं को रीराइट कर देता था, यहाँ तक कि मौत को भी पलट देता था। इज़ानागी लगते ही अपनी पूरी सेना फिर से जिंदा और बैटल रेडी हो जाती और पूरा बैटल फील्ड पलट जाता। मगर इस शक्ति का एक बड़ा रिस्क था। इतनी ताकत इंसान में खतरनाक अहंकार पैदा कर देती थी और सबसे खराब बात, तब काफी लोग इज़ानागी इस्तेमाल कर सकते थे। इससे क्लैन के अंदर पावर को लेकर लड़ाई फूट पड़ी। कई उचिहा युद्ध में क्रेडिट और जीत के लिए एक दूसरे को मारने लगे और बार बार इज़ानागी का इस्तेमाल कॉमन होता जा रहा था। तभी इज़ानागी को रोकने के लिए इज़ानामी की रचना हुई। उस समय एक लड़की आगे बढ़ी और क्लैन के पागल हो चुके लोगों से लड़ी। वो उसे हरा भी देती, लेकिन सामने वाले ने इज़ानागी से खुद की मौत रीराइट कर दी और फिर से लड़की के सामने खड़ा हो गया। मगर उसे ये पता नहीं था, जब पहली बार उसके पैर उस फूल पर पड़े थे, तभी इज़ानामी की पहली स्टेज उस पर लागू हो चुकी थी। आगे उसने लड़की को कई बार काटा, पर वो सब सब्स्टिट्यूशन थे। उसे अचानक ध्यान आया कि अभी अभी उसने जो आंख इज़ानागी में सैक्रिफाइस की थी, वो फिर से वापस आ गई है। तभी उसे समझ आया कि वो गेंजुत्सु लूप में फंस चुका है, चाहे कुछ भी कर ले बाहर नहीं निकल सकता। यही है इज़ानामी की शुरुआत। हालांकि इज़ानामी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे तोड़ना नामुमकिन नहीं। अगर विक्टिम हकीकत को स्वीकार कर ले, भागना छोड़ दे, तो टेक्निक अपने आप खत्म हो जाती है और वो वापस रियलिटी में आ जाता है, क्योंकि इसका कॉस्ट बड़ा है और ये सिर्फ क्लैन के अंदर इज़ानागी को रोकने के लिए खास है। इसलिए बाद में इसे उचिहा की फॉरबिडन जुत्सु माना गया। अब काबुतो को बस खुद को स्वीकार करना है, दूसरों जैसा बनने का नाटक छोड़ना है, तभी वो वापस रियलिटी में लौटेगा। इटाची की बात सुनकर सास्के को इज़ानागी इज़ानामी का पूरा संबंध समझ आ गया और उचिहा का असली इतिहास भी। पर फिर भी वो नहीं समझ पाया कि इटाची काबुतो के लिए इतना सब क्यों कर रहा है। इटाची ने समझाया कि वो और काबुतो कई मायनों में एक जैसे हैं। वो भी पहले सोचता था कि सब कुछ पा लेने के बाद वो अजेय है, इसलिए लगातार खतरनाक कदम उठाए, खुद को धोखा दिया और आखिर में सिर्फ खुद पर विश्वास रह गया। काबुतो भी दूसरों की ताकत चुराकर उसे अपनी मानने लगा, इसलिए इटाची को उसमें खुद का अक्स दिखा। वो काबुतो की फीलिंग समझ सकता था। हाँ, काबुतो ने निंजा वर्ल्ड में काफी कियोस मचाया, लेकिन पूरा दोष उसका नहीं। अगर किसी और के साथ काबुतो जैसा अतीत होता तो शायद वही रास्ता चुनता। अभी इटाची काबुतो को बचा रहा है और साथ साथ अपने अतीत के खुद को भी। सासुके अभी भी नहीं समझ पाया, एक बाहरी इंसान के लिए इटाची इतना बड़ा बलिदान क्यों दे रहा है। इससे तो वो खुद को नीचा दिखा रहा था और उसकी नजर में इटाची हमेशा से परफेक्ट भाई था। अब इटाची ने कोई राज छुपाया नहीं, उसने कोटो एमत सुकामी का सच बताया। वह पहले सासुके को कंट्रोल करके
उसे कोनोहा का रक्षक बनाना चाहता था ताकि वह सुरक्षित रहे। इटाची की आंखों में सासुके हमेशा उसका छोटा भाई था जिसे बचाना उसका फर्ज था। उसने कहा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, इसी अपूर्णता में हम वो चीज ढूंढते हैं जो हमें और बेहतर बनाती है, जैसे इज़ानागी और इज़ानामी एक दूसरे को पूरा करते हैं। इस बीच चेतना की दुनिया में काबुतो अभी भी पागलों की तरह लड़ रहा था। एक ही चीज बार बार रिप्ले हो रही थी। वह जेनजुत्सु तोड़ने के लिए हिंसा कर रहा था। भले ही इटाची बार बार कह रहा था, ओरोचिमारू बनने का ढोंग छोड़ो, खुद को स्वीकार करो, तभी बच पाओगे, लेकिन काबुतो नहीं माना। इटाची ने उसकी हर चाल पहले ही पढ़ ली और फिर वाटर स्टाइल, वाटर ड्रैगन जुत्सु चलाकर उसे जोर से उछाल दिया। काबुतो को सीधे पानी से उछालकर दूर फेंक दिया। पानी की सतह पर गिरा हुआ काबुतो खुद पर ही शक करने लगा। वो बस चाहता था कि कोई उसे स्वीकार करे, लेकिन दांजो नाम के उस बूढ़े ने साजिश रचकर उसके सबसे करीबी इंसान को मरवा दिया। एक ही पल में सब कुछ बिखर गया। उसे लगा जैसे जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। उसी वक्त ओरोचिमारू सामने आया। उसने दांजो की पूरी साजिश खोलकर रख दी। जब काबुतो कभी वहां से गया था तो दांजो ने तुरंत सारी बात अनाथालय के डायरेक्टर को बता दी। डायरेक्टर